नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। बेटा हमने 10वीं क्लास का वास्तविक संख्या चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। उसके अंतर्गत हमने पढ़ लिया था वास्तविक संख्याओं का परिचय तथा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और आज का हमारा टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जो एल्गोरिथम होती है बेटा वो स्टेप्स होते हैं। किसी सवाल को हल करने के लिए जो स्टेप्स लिखे जाते हैं वो हमारी एल्गोरिथम कहलाती है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। यह बेटा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, यानी कि और रिपीट होता है जब हमारा शेषफल, यह प्रोसेस जब तक चलता रहता है जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता। और जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है यह प्रक्रिया या यह प्रोसेस फिनिश हो जाती है और हमारा HCF महत्तम समापवर्तक हमारा भाज्य बन जाता है। जिस स्टेप में शेषफल 0 आता है उसका भाज्य HCF कहलाता है। तो आइए पढ़ते हैं इसको। और ध्यान रखिए ये वाला जो टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, आपके चाहे CBSE हो, RBSE हो, चाहे NTSC हो, STSC हो, चाहे ओलंपियाड्स हो, और कंपटीशन एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो देखिए समझिए, मैंने आपको बता दिया है एल्गोरिथम क्या होती है। जैसे कंप्यूटर के अंदर बेटा बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन होती हैं, उनको ये तो है नहीं कि सीधा ही अपन अब लिख देते हैं, ये किसी ने उनको बनाया नहीं है, उनको भी बनाया गया है। उनके लिए क्या किया गया है, उनके लिए स्टेप्स लिखे गए हैं और वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं। पहले ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा और फिर फाइनल हमें रिजल्ट मिल जाता है। उन स्टेपों को हिंदी में बेटा एल्गोरिथम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एल्गोरिथम बोला जाता है। इसके बाद बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मैंने आपको बता दिया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। किस पर आधारित है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। और इसकी सहायता से हम HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं, या इसका दूसरा नाम होता है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग किसी संख्याओं में देने पर शेषफल आता है 0 आ जाए, ऐसे जब अपन निकालते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसको बोलते हैं GCD। लेकिन अपने हिंदी मीडियम में महत्तम समापवर्तक ही बोला जाता है अधिकतर, उसके ऊपर ही क्वेश्चन आता है। तो याद रखें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। इसकी सहायता से HCF महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जाता है और जिस स्टेप में हमारा शेषफल बेटा 0 आ जाता है वही उसका भाज्य, उस स्टेप का भाज्य हमारा HCF बन जाता है। तो आइए एक बार मैं इसको लिख देता हूं, फिर आप इसको समझिए एग्जाम्पलों से बेटा। यूक्लिड यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है बेटा। कैसा होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसकी सहायता से महत्तम समापवर्तक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या GCD ज्ञात किया जाता है।
अब देखिए, आपने पढ़ लिया था बेटा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है। आपने पढ़ लिया था भाज्य बराबर होता है, आपने पढ़ा था बेटा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आपने पढ़ रखा है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यूक्लिड ने क्या कहा कि उसने भाज्य को किससे डिनोट कर दिया बेटा, ए से। ए कोई पूर्णांक है, ए से उसको डिनोट कर दिया। भाजक को उसने बी बोल दिया, भाजक को किससे डिनोट कर दिया बेटा, बी से। भागफल को क्यू से कर दिया और शेषफल को उसने आर से कर दिया। यहां पर उसने हमें एक बात बता दी, एक कंडीशन बताई थी, और वो कंडीशन बताई थी जो हमारा शेषफल होगा वो या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन कभी भी भाज्य से बड़ा नहीं होना चाहिए। भाज्य नहीं, भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए। और उसको कैसे लिखते हैं, आपको मैंने लिखना बताया था कि आर जो शेषफल है 0 से बड़ा, 0 के बराबर, लेकिन भाजक से छोटा होगा। और देखिए, मैंने आपको बता दिया है स्टार्टिंग में ही, ये बेटा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जब एल्गोरिथम की बात करते हैं। और जब हमारा शेषफल 0 आ जाए जिस स्टेप में, तो देखिए जब आपका शेषफल लिख रहा हूं जिससे आपको पूरा समझ में आए, आर क्या हो जाए बेटा, 0 शून्य हो जाए, तब जो आपका HCF है वो किसके इक्वल हो जाएगा, भाज्य के। उस स्टेप के भाजक के इक्वल हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, भाजक के। तो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की थ्योरी बेटा समझ में आई होगी। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम एग्जांपल्स करते हैं, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, पहला एग्जांपल है कि आपको HCF ज्ञात करना है या महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है। तो देखिए, पहला एग्जांपल है 135,225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे इसे करेंगे। आप इसको बिल्कुल बेटा आराम से समझना, क्योंकि देखिए बोर्ड में जरूर आता है, 1 मार्क्स का ही आता है, लेकिन अगर आपको 100 मार्क्स चाहिए तो आपको ये यानी कि एक भी नंबर आपका कटना नहीं चाहिए, आपको 100 के लिए ही फाइट करनी है। देखिए, आपने सबसे पहले बेटा नंबर लिख दिया 135 यानी कि 135,225। अब देखिए बेटा, कौन सा नंबर बड़ा है, आप बड़े आराम से बता देंगे कि 225 बड़ा है और 135 छोटा है। तो हम क्या करते हैं, बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर का भाग देते हैं। तो देखिए, यहां पर आप रफ कर लेंगे बेटा, रफ बिल्कुल सामने ही कर लें, जिससे आपको स्टेप्स लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, आपने बेटा क्या करा, 225 को अंदर लिख दिया, 225 को अंदर लिख दिया और 135 को बाहर लिख दिया, यानी कि 225 हमारा भाज्य बन गया और 135 हमारा भाजक बन गया। अब देखिए ये कितने अंक हैं, इसके भाजक के 3 अंक है और भाज्य के भी 3 अंक है। अगर मैं 135 का पहाड़ा लिखूं तो आप लिख सकते हैं ऐसे, आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, 135 को 1 से गुणा कर देंगे, 135 आ गया, और 135 को जब बेटा 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 270 आ जाएगा, क्योंकि 2 पंजे 10, 1 हासिल जाएगी, 3 दूनी 6 और 1 7 और 2 एकम 2, 270। आप देख सकते हैं 270 225 से बड़ा हो गया।
तो आप क्या करोगे, एक बार लिख दोगे 135, यहां पर एक बार भाग गया बेटा। अब देखिए 5 में से 5 घटाया 0 आया, 2 में से 3 नहीं घट सकता, 2 में से 3 नहीं घट सकता, तो इसने क्या करा बेटा, हासिल ली, हासिल इधर से लेगा तो 2 को हासिल देगा तो क्या बन जाएगा 12, और ये बन जाएगा 1। 12 में से 3 गए तो कितने आ गए 9, 12 में से 3 घटाए तो 9 आ गए। अब देखिए यहां पर आप देखिए बेटा कि जो 90 है, हमारा जो शेषफल आया वो भाजक से छोटा है, तो अब भाजक का भाग, अब भाजक का जो भाग है, जो भाजक का भाग है शेषफल में नहीं जा सकता। याद रखें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम दशमलव में आंसर नहीं निकालते। तो अब क्या करेंगे, अब इस 90 का भाग 135 में देंगे। तो देखिए 90 का भाग 135 में देंगे बेटा। अब देखो 90 की टेबल आप आराम से बना सकते हैं, 9 की टेबल बोल लीजिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और पीछे 0 लगा दिया तो 180 बन गया। 180 किससे बड़ा हो जाएगा, 135 से बड़ा हो जाएगा, तो भाग कितनी बार जा रहा है, एक बार। तो आपने लिख दिया 90 एकम 90। अब देखिए 5 में से 0 घटाए बेटा 5 आ गए, और 13 में से 9 घटाए तो 4 आ गए, तो क्या आ गया बेटा शेषफल 45। अब यहां पर भी जो हमारा शेषफल है 45 90 से छोटा है, तो 90 का भाग 45 में नहीं जाएगा। अब 45 का भाग किस में जाएगा, 90 में जाएगा। किस में जाएगा, 90 में। तो देखिए 45 का पहाड़ा बोले थे, 45 एकम 45, और 45 दूनी 90, 45 दूनी बेटा 90 होता है। 2 पंजे 10, 1 हासिल, 4 दूनी 8, और 1 हासिल जोड़ी तो 9, तो 90 बन गया। कितनी बार भाग गया, 2 बार। कितनी बार भाग गया बेटा, 2 बार। तो देखिए मैंने आपसे कहा था जब जिस स्टेप में मेरा शेषफल 0 आ जाए उसका भाज्य हमारा HCF बन जाता है। तो आप यहां पर जो HCF है वो क्या बन चुका है, 45। क्या बन चुका है बेटा, 45। और अब इसके जो स्टेप्स हैं उसको लिखने का तरीका कैसे करते हैं, देखिए आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो बहुत टाइम लगेगा HCF फाइंड करने में। इसमें बेटा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बड़े आराम से फटाफट इसको निकाल देंगे। जैसे कंपटीशन में आपको बस इतना ही करना है, फटाफट आंसर बता देंगे, वहां आपको स्टेप लिख के नहीं दिखाने। लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में आपको पूरे नंबर लाने के लिए स्टेप्स भी लिखना अनिवार्य होता है। तो देखिए कैसे इसकी सहायता से स्टेप्स लिखे जाते हैं, उनको समझते हैं और करते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखिए हम क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, ए बराबर जो प्रमेयिका होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है, वो ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। सेम, बस यह लगातार होता है। देखिए ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, जो आर है वो हमारा 0 से बड़ा लेकिन किससे छोटा, भाजक से छोटा होगा। अब देखिए बेटा स्टेप्स को हिंदी में बोला जाता है चरण। क्या बोला जाता है, चरण, स्टेप्स। तो देखिए पहला स्टेप क्या बना या चरण क्या बना। अब देखिए जो आपका ए है यानी कि भाज्य, एक बार एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखें कि जो आपके स्टेप्स, कितने स्टेप्स बनेंगे, जितनी बार आपका डिवाइड होगा उतने ही आपके स्टेप्स बनेंगे। यहां आप देख सकते हैं कितनी बार भाग गया बेटा, 1 2 और 3 बार भाग गया है, इसलिए आपके कितने स्टेप बन जाएंगे, 3 स्टेप बन जाएंगे। कितने स्टेप बन जाएंगे, 3। तो देखिए जो आप जानते हैं बीच में लिखा जाता है, भाग के बीच में जो लिखा जाता है बेटा भाज्य कहलाता है, ये हमारा भाजक कहलाता है, ये भागफल कहलाता है, और जो शेष बचता है उसे शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं, शेषफल। और भाज्य को बेटा ए से,
भाजक को b से, भागफल को q से और शेषफल को r से रिप्रेजेंट करते हैं। और तो देख के आप बता सकते हैं पहले स्टेप में, यानी कि पहले वाले, जब पहला स्टेप की बात कर रहे हैं तो पहला वाला डिवाइड देखेंगे तो भाज्य क्या हो गया आपका 225। क्या हो गया 225। जो आपका भाजक है बेटा वो क्या हो गया 135 हो गया। जो आपका भागफल है वो क्या हो गया 1। कितनी बार भाग जा रहा है 1 बार। और जो आपका शेषफल है वो कितना आया 90। आप दोबारा समझ लीजिए, भाज्य को बेटा a बोला जाता है, भाजक को b, भागफल को q और शेषफल को r से डिनोट किया जाता है। तो आपका पहला स्टेप बन गया 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90। जो आपका दूसरा स्टेप बनेगा वो क्या बनेगा, तो दूसरे वाले डिवाइड में जब चलेंगे तो आप देख सकते हैं जो अंदर आ रहा है वो हमारा भाज्य होगा, यानी कि 135 यहां लिखा जाएगा। आपका जो भाजक होगा वो कितना हो जाएगा 90। इस स्टेप में भाजक हो जाएगा 90। भागफल कितना है, कितनी बार भाग गया 1 बार। और शेषफल कितना आ गया बेटा 45 आ गया। अब देखिए जो आपका तीसरा स्टेप होगा उसमें आप बता सकते हैं जो आपका भाज्य यानी कि a कितना हो गया बेटा 90, b कितना हो जाएगा 45 और q कितना हो गया 2 और जो आपका शेषफल है वो 0 हो गया। तो देखिए 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0 और जो आपका HCF है वो कितना बन गया 90। वो जो आपका HCF है वो कितना बन गया बेटा 45 बन गया। मैंने आपको बता दिया था पहले ही, जिस स्टेप में आपका शेषफल 0 आ जाए, उसका भाजक HCF बन जाता है। तो देखिए आराम से बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप टेंशन लोगे तो आपसे क्वेश्चन गलत होंगे। अब देखिए इसको और ढंग से समझते हैं। एक बेसिक कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन लेता हूं, उसको आप समझिए, जिससे आपको कभी भी इस तरह के सवाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बेसिक कंसेप्ट आपका तैयार हो जाएगा। तो देखिए दूसरा एग्जांपल है बेटा, यहां पर बस संख्या ही परिवर्तित कर देते हैं। देखिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन है बेटा वो है कि 32,616 का दूसरा क्वेश्चन है 32,616 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे आप जानते हैं। सबसे पहले अपन नंबर लिख लेते हैं 32,616 और क्या करेंगे आप जानते हैं। सबसे पहले बेटा डिवाइड करेंगे। कैसे क्या करेंगे डिवाइड, लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड। तो देखिए 616 भाग 32। अब 32 का भाग, अब देखिए यहां पर ये 2 अंक है और यहां पर 3 अंक है। देखिए डिफरेंस समझ में आएगा, इसको देखते रहिए समझते रहिए। 32 एकम 32, 32 एकम 32 और 32 दूनी 64। अब आप देख सकते हैं 64 तो ज्यादा हो गया किससे 61 से। तो हम कितनी बार भाग देंगे बेटा 1 बार। मैंने यहां लिख दिया 32 और यहां लिख दिया 1। अब देखिए 1 में से 2 घट नहीं सकता तो 6 से हासिल लेगा और 11 बन जाएगा। 11 में से 2 घटाए तो क्या आ गया 9 आ गया। और जब इसने इसको हासिल दे दी बेटा तो ये 5 बन गया। 5 में से 3 घटाए तो 2 आ गया। अब देखिए अब यहां पर कई बच्चे क्या है गलतियां कर देते हैं। क्या करते हैं देखो, अब बच्चे ध्यान नहीं देते कि यहां पर अभी 6 भी बच रहा है। वो क्या करते हैं, यहां देखा उन्होंने 29 आ गया, 29 32 से छोटा है तो भाग नहीं जाएगा, तो 29 का भाग 32 में दे देते हैं। यह बिल्कुल गलत है। यह प्रोसेस जब तक चलाना है जब तक ऊपर वाला यानी कि हमारा जो भाज्य है उसके प्रत्येक अंक में भाग नहीं चला जाए। तो पहले क्या करेंगे, यहां से 6 को उतारेंगे तो बेटा देखो क्या बन गया 296 बन गया, जो कि 32 से बड़ा है। तो क्या करेंगे भाग देंगे। अब देखिए 32 को गुणा कर देते हैं बेटा 10 से, क्योंकि देखिए 10 के आसपास ही आएगा। ये तो है नहीं कि 1 2 3 के आसपास आएगा,
32 को 10 से गुणा किया 320 बना, 32 को किससे गुणा किया 9 से, तो 9 दूनी 18, एक हासिल 9 तिया 27 और 27 में एक जोड़ा तो 28, तो क्या बन गया 288। तो आप देख सकते हैं 288 कैसा है, 296 से छोटा है। तो कितनी बार भाग गया, कितनी बार भाग गया बेटा 9 बार। अब देखिए शेषफल क्या बचेगा आपका, शेषफल समझिए, शेषफल क्या बचेगा, देखिए यहां से हासिल जाएगी, ये बन जाएगा 16 और 16 में से 8 घटाए तो क्या आ गया 8। जब इसने इसको हासिल दे दी, 9 ने 6 को हासिल दी तो 8 बन गया, 8 में से 8 घटाए 0, 2 में से 2 घटाए 0। अब आप देख सकते हैं जो आपका शेषफल है वो भाजक से छोटा आ गया। तो अब क्या होगा, अब 8 का भाग 32 में देंगे, तो आप जानते हैं 8 का भाग 32 में पूरा पूरा चला जाता है, 8 चौक 32, कितनी बार गया बेटा 4 बार, कितनी बार गया 4 बार। तो आपका जो HCF बन गया वो क्या बन गया 8 बन गया, क्या बन गया 8। तो देखिए अब इसको लिखने का जो तरीका है वो करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से। तो A बराबर BQ प्लस R, जो आपका शेषफल है वो क्या हो गया, जो आपका शेषफल है वो क्या बन गया, देखिए यानी कि जो शेषफल है बेटा वो 0 से बड़ा और भाजक से छोटा। अब कितने स्टेप बनेंगे, क्योंकि 2 बार डिवाइड हुआ है, 2 बार भाग गया है, तो बेटा 2 स्टेप, 2 चरण बनेंगे, 2 चरण बनेंगे या स्टेप, आप जो मर्जी है वो लिखिए। देखिए पहला आपका जो पहले वाले डिवाइड में ए है वो है 616 और भाग किसका दे रहे हैं 32 का, क्यों कितना आ गया 19 और शेषफल कितना आ गया 8। दूसरे स्टेप में आपका जो ए है वो 32 बन गया, बी बन गया 8, क्यू बन गया 4 और शेषफल बन गया 0। तो आप देख सकते हैं 0 बन गया शेषफल, तो मेरा HCF ज्ञात हो गया। HCF क्या हो गया 8 हो गया, क्या हो गया 8। तो बेटा आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया होगा। याद रखें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि HCF फाइंड करने में काम में ली जाती है, जबकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्वेश्चनों को सिद्ध करने में काम में ली जाती है। अब देखिए इससे आगे चलते हैं और पढ़ते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। जो अगला टॉपिक है वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब देखिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या हमारे काम आएगी, इससे क्या बना ये अपन सीखते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले आता है अभाज्य, सबसे पहले आता है अभाज्य संख्याएं। बेटा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या वे संख्याएं या ऐसी संख्याएं, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो। क्या हो बेटा केवल 2 गुणनखंड हो
वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए उदाहरण से समझिए बेटा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। याद रखें, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया भी जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो और बच्चे उसका आंसर गलत देते हैं। 0 और 1, ना तो 0 भाज्य है ना ही अभाज्य, और ना ऐसे ही 1 भी ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। बेटा 0 और 1 ऋण संख्या कहलाती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। आप देख सकते हैं 2 में किसका भाग जाएगा बेटा, 1 का भाग जाएगा और 2 का भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा, 1 का और 2 का। तो इसके जो गुणनखंड है वो कितने हो गए, 2 हो गए। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल देखिए बेटा, 3 की बात कर रहे हैं। 3 में भी 1 का भाग जाएगा और 3 का भाग जाएगा, तो इसके भी कितने गुणनखंड हुए, 2। अगर मैं 4 की बात करूंगा तो 4 में 1 का भी चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा और 4 का, तो इसके जो गुणनखंड हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 3। तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। और ऐसे ही 5 में भी बेटा 1 का और 5 का। तो आप देख सकते हैं इसकी जो दूसरी परिभाषा कह सकते हैं या हमें पढ़ाई जाती है वो ये होती है कि ऐसी संख्याएं जिनमें केवल खुद का तथा 1 का भाग जाता है अभाज्य संख्याएं कहलाती है। वैसी संख्याएं जिनमें खुद का और 1 का भाग जाता है अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो आप या तो ये वाली डेफिनेशन याद कर लें चाहे वो कर लें। आप याद रखें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और ऐसी वे संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि आपसे कई बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है बेटा कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो याद रखें 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आप देख लेना, देखो 2, 3, 5, 7 आएगी, फिर 11 आएगी, फिर 13 आएगी, फिर 17, 19, ऐसे आपको लिख के देखना और उनको काउंट करना। 100 तक कितनी आएंगी बेटा, 25 आएंगी। इसके बाद आता है हमारा भाज्य संख्याएं। तो बेटा अभाज्य संख्या वो होती है जिनके केवल क्या है, 2 गुणनखंड हो। और अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या बन जाएंगी, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। अगला टॉपिक है बेटा भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए समझिए आप भाज्य संख्या क्या हो गई। उदाहरण में 4 में किसका भाग जाएगा, 4 में बेटा 1 का भी भाग जाएगा, 4 में 2 का भी भाग जाएगा और 4 में 4 का भी भाग जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसके कितने गुणनखंड बन गए, 3। कितने गुणनखंड बन गए, 3। ऐसे ही 6 में 1 का भाग जाएगा, 6 में 2 का भाग जाएगा, 6 में 3 का भाग जाएगा और 6 में 6 का भी भाग जाएगा। और इसके कितने गुणनखंड बन गए, 4। तो देखिए इनके गुणनखंडों की संख्या बेटा 2 से ज्यादा है, तो ये कौन सी संख्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। एक बात याद रखना, 0 और 1 मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, वो रूट संख्या कहलाती है। अब देखिए इन दोनों को मिला के एक थ्योरम यानी कि एक प्रमेय लिखी गई जिसको अपन कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। वो क्या है उसको समझिए कि प्रत्येक प्राकृत संख्याओं को
या प्रत्येक भाज्य संख्याओं को प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है तथा ये अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। ये अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। समझे बेटा? देखिए, जो हमारी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या उनको मिलाकर एक प्रमेय बनाई गई जिसे हम बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। देखिए क्या होता है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम किसी भाज्य संख्या को तोड़ लें तो किसके रूप में प्रदर्शित होगी? वो अभाज्य संख्याओं के रूप में प्रदर्शित होगी। ठीक है। और ये अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं? अद्वितीय, यानी कि इनके जो इसके टुकड़े होंगे वो और नहीं हो सकते। समझिए, उदाहरण मैं बात करता हूं 140 के अभाज्य गुणनखंड आप कीजिए तो देखिए, सबसे पहले किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग दिया आपने 140 में, कितनी बार गया? 70 आ गया। फिर 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 35 आ गया बेटा। फिर अब आप देख सकते हैं यहां पर ना तो 2 का भाग जाएगा ना ही 3 का जाएगा। किसका जाएगा बेटा? 5 का। 5 का भाग देंगे 35 में 7 बार जाएगा और 7 में 7 का भाग जाता है। तो हम इसे किस तरह लिख सकते हैं? 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 5 गुणा 7, या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 की पावर 2, क्योंकि 2 बार आ रहा है, गुणा 5 गुणा 7। देखिए आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर एक नोट है बेटा जो आपको काम आएगा, जो आप इसी चैप्टर में काम आएगा, जब आप पढ़ोगे कि अपरिमेय संख्याओं को कैसे सिद्ध किया जाता है, तो आप उस नोट को समझ लें। देखिए बेटा क्या नोट है वो, यदि नोट है बेटा ए एक भाज्य संख्या है, ए एक भाज्य संख्या है तथा पी एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। यदि P यानी कि अभाज्य संख्या, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो P a को भी विभाजित करेगी, a को भी विभाजित करेगी। समझिए बेटा इसको। आपके पास एक नंबर है, मैं a को मान रहा हूं 6 और p को मान रहा हूं एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं 2। आपसे क्या कह रहा है? यदि p यानी कि यदि p हमारा क्या है 2 और a का स्क्वायर क्या बन जाएगा? a का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या बन गया? 36। तो आप जानते हैं 2 का भाग 36 में जा सकता है, तो हम लिख सकते हैं 2 36 को विभाजित करती है, 2 36 को विभाजित करती है, तो 2 जो इसका वर्गमूल यानी कि किसका है बेटा?
6 का स्क्वायर है, 6 का वर्ग है, तो किस में भाग जाएगा? 2 का। 2 6 को भी विभाजित करेगी, 2 6 को भी विभाजित करेगी। आपको बेटा ये समझ में आ गया होगा कि आपको याद रखना है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। अब देखिए, जो हमारा मेन काम था अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पढ़ने का, इससे हम क्या ज्ञात करते हैं? इसकी सहायता से हम बेटा लघुत्तम समापवर्तक क्या ज्ञात करते हैं? लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं और ज्ञात करते हैं HCF महत्तम समापवर्तक। तो देखिए, इसकी सहायता से एलसीएम तथा HCF ज्ञात किया जाता है। HCF क्या ज्ञात किया जाता है बेटा? HCF ज्ञात किया जाता है। याद रखें। अब देखिए, अगर आपसे दो संख्याओं की बात होती है, किसकी? दो संख्याओं की, और आपसे कह दे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो उनके लिए एक सूत्र भी होता है जो आपको याद रखना है। दो संख्याओं के लिए एलसीएम गुणा HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। कि एलसीएम गुणा HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, ये होता है। इस सूत्र को आपको याद रखना है। इसके ऊपर बेटा क्वेश्चन आता है, चाहे इस फॉर्मूले पे, इस सूत्र पे तो कंपटीशन एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, पटवारी हो, उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, यहां पर आपको एक चीज और पढ़नी है, एक बात पढ़नी है बेटा कि सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? याद रखें, वे संख्याएं जिनका HCF 1 आता है, वे संख्याएं जिनका HCF 1 आता है सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। याद रखें, सहअभाज्य संख्या क्या कहलाएंगी? जिनका HCF 1 है, वे संख्याएं जिनका HCF 1 आता है सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए उदाहरण में बेटा 3 और 5 की बात करें, इनका HCF हमें ज्ञात करना है, तो 3 के टुकड़े क्या होंगे? 3 गुणा 1, और 5 के 5 गुणा 1। तो दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या है? 1। तो इनका जो HCF आया वो क्या आ गया? 1 आ गया। क्या आ गया? 1 आ गया। तो जो इनका HCF 1 आ गया, तो ये कैसी संख्या बन गई बेटा? सहअभाज्य संख्या बन गई। अब देखिए, इसके ऊपर अपन क्वेश्चन करते हैं और इसको समझते हैं। देखिए बेटा, एक एग्जांपल समझिए। 36 कोमा 216 का एलसीएम व HCF ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 36 क्या बनाते हैं? तो सबसे पहले 36 की बात करते हैं। अब देखिए 36 में सबसे पहले किसका भाग जाएगा? 2 का। तो 2 का जब भाग दिया तो कितनी बार गया? 18 बार। कितनी बार गया? 18। और 2 का भाग 18 में कितनी बार जाएगा? 9 बार। अब किसका भाग जाएगा? 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का जाएगा। 3 का दे दिया बेटा,
3 का भाग 9 में 3 बार गया। अब 3 में 3 का भाग जाता है और कितनी बार जाता है? 1 बार। इसके बाद देखिए किसका बात करेंगे? 216 की। तो 216 में आप देख सकते हैं किसका भाग जाएगा? 216 में भाग जाएगा बेटा 2 का। 2 एकम 2। अब देखिए 1 में भाग जाता नहीं है तो 6 भी लिखना पड़ेगा, इसलिए क्या आएगा बेटा? 0। तो कितना आ गया फिर? 8। 108। और 108 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 54। फिर 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 27। अब किसका भाग जाएगा? आप जानते हैं 3 का भाग जाएगा कितनी बार? 9 बार। फिर 3 का जाएगा 3 बार और 3 में 3 का भाग 1 बार। तो आप देख सकते हैं ये हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब बात देखिए, इनको लिख लेते हैं। 36 को हमने लिख लिया बेटा 2। 2 की घात कितनी हो गई? 2। और 3 की घात 2 बन गई। फिर अगर हम इसकी बात करते हैं 216 की, तो देखिए 2 की घात 3 और 3 की घात 3 बन गई। अब एलसीएम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एलसीएम। एलसीएम जब लिखते हैं तो हम बात करते हैं जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, उसकी भी, और जो दोनों में उभयनिष्ठ नहीं आता उसको भी हम लिखते हैं। याद रखें, जब हम किसकी बात करते हैं? एलसीएम की, तो जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसे तो लिखना ही है, और जो नहीं आ रहा उसे भी हम लिखते हैं। अब देखिए दोनों में कॉमन 2 आ रहा है और यहां अधिकतम घात लेते हैं एलसीएम में। अधिकतम घात कितनी है? 3। और यहां पर भी 3 की घात 3 आई, अधिकतम यही है। और इसे सॉल्व करते हैं बेटा, तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो आप देख सकते हैं कि ये इसी तरह का बन गया है, इसी तरह का बन गया ना पूरा। तो इसका जो आंसर आ गया बेटा, क्या आ गया? एलसीएम 216 आ गया। क्या आ गया? 216। और जो हमारा एचसीएफ आएगा उसको समझिए, एचसीएफ में वो ही कॉमन लेते हैं जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है। एचसीएफ की जब बात करते हैं दोनों में कॉमन आए, जो दोनों में कॉमन नहीं आता उसे हम नहीं लिखते। और एचसीएफ में मिनिमम घात ली जाती है, न्यूनतम घात। तो देखिए 2 की घात 2 और 3 की घात 2, तो 2 इंटू 2, 3 गुणा 3। तो आप देखिए 2 दूनी 4, 7 तिया 12, 12 तिया 36। ये हमारा एचसीएफ हो गया। याद रखें, इस तरह आपको क्वेश्चन करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, और आपकी बुक के अंदर जो आपको एक्सरसाइज दी गई है उसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। एक क्वेश्चन देख लीजिए जो फॉर्मूले के ऊपर बेस है। देखिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल बेटा 525 है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 525 है, क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 525 है तथा HCF 5 है, HCF 5 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 525 और HCF है 5, और ज्ञात करना है एलसीएम। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। तो आपको पढ़ाया था फॉर्मूला, सूत्र पढ़ाया था बेटा कि एलसीएम गुणा HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। देखिए एलसीएम हमारे पास है नहीं, HCF है 5 और संख्याओं का गुणनफल है 525। तो देखिए एलसीएम का जब भाग देंगे, यानी कि जो गुणा में है 5 वो भाग में चला जाएगा, 525 में भाग देंगे 5 का, 5 एकम 5। अब 2 में भाग जाएगा नहीं, 25 में जाएगा तो 0 लगाएंगे,
और 5 25, तो आपका एलसीएम क्या आ गया, 105 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में हो सकता है वो आपसे एचसीएफ फाइंड करा ले, या आपको दो संख्याओं में से एक संख्या देके दूसरी संख्या ज्ञात करवा ले। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी आते हैं बेटा, और एनटीएससी में भी आते हैं। तो आपको बेटा एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे वाले जो इसके टॉपिक हैं इस चैप्टर के वास्तविक संख्या के, वो हम पढ़ेंगे बेटा अगले वाले लेक्चर में। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। धन्यवाद।